हाँ, तो चलो, तो लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमारा अधूरा रह गया था। वो कौन सा टॉपिक था? कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो जैसे मान लो कि हमारी कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस 7x प्लस 8y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई का जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, मैंने अपने मन से यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा? बोलो बच्चों। सर आप न्यू चैप्टर कब स्टार्ट करोगे सर्कल्स? बस अभी इस टॉपिक के बाद सर्कल स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। सर या तो सीए के बाद कर दो फिर। क्यों अभी इस वीक हमारा और भी तो क्लास है ना, तो सर दो एक क्लास। क्लास है हाँ, तो थर्सडे को। दो क्लास वेस्ट क्यों करना भाई? सर रिवीजन ले लो। नहीं यार, हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे सिलेबस में, इस बात को समझो। रिवीजन होगा तो मैं कोई दूसरा एक्स्ट्रा क्लास लगा के कर सकता हूँ, लेकिन मेन क्लास होना चाहिए। चलो, हाँ, तो ये बताओ कि सी प्लस सी हम लोग ने क्यों लिखा? यहाँ पे मैं कोई अपने मन से कोई कांस्टेंट आंख बंद करके 4 या 5 क्यों नहीं लिख सकता था? सर 2 डिग्री इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हाँ, 2 डिग्री हाइपरपोटेंशियल। इक्वेशन कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक सी की यूनिक वैल्यू होती जिसके कारण ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता। और वो सी की यूनिक वैल्यू कहाँ से आती? डेल्टा इज इक्वल टू 0 से। डेल्टा जो था ना, ए बी सी प्लस 2f(g)(h) वाला माइनस af² वाला। अच्छा, तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कहते हैं। इट इज एन एक्सप्रेशन इन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका क्या मतलब होता? डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब होता? कि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाय ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होता? 2x होता। फिर इसमें y कांस्टेंट है, तो 2x y का डिफरेंशिएशन 2y, 3y² का 0, 7x का 7, 8y का 0, c का 0। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या आ गया? 2x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन एक आया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन आया डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल एफ बाय डेल वाई का क्या मतलब है? कि अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा बाय ट्रीटिंग x वाला टर्म एज कांस्टेंट। तो ये वाली चीज क्या हो गई? 0। 2xy वाली चीज क्या हो गई? 2x। 3y² वाली चीज क्या हो गई? 6y। 7x 0, 8y 8। और ये जो 0 है वो ये वाला 0 है। तो इससे क्या हो गया? 2x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों को अगर तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इन दोनों को अगर तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, तो उससे जो x कॉमा वाई की वैल्यू आएगी, दैट विल गिव अस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो क्या देगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा। ओके, ये चीज समझ में आई? तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन का टेक्निक। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो इंडिविजुअल इक्वेशन है वो इंडिविजुअल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इसका जो इंडिविजुअल लाइंस होता,
ऐसा नहीं कि ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों का जो सोल्यूशन है x, y, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक और टॉपिक है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। वो वैसे तो पढ़ाना था मेरे को सेक्शन फॉर्मूले में, लेकिन भूल गया था मैं। हाँ, सीए के पोर्शन में आएगा ये, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तक तो सीए के पोर्शन में है ना। ओके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वो देखो। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और उस पे कोई पॉइंट पी है, ए और बी को ज्वाइन करने वाला कोई पॉइंट पी है, जो इसको से m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। m/n में क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट Q ऐसा भी होगा जो AB को एक्सटेंड करेंगे तो आएगा, जो A एंड B को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो m/n, इन द रेशियो m/n। अग्री करोगे? अगर कोई पॉइंट P है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n में AB को, तो उसके विज़ P के विज़ एक पॉइंट Q भी होगा जो AB को एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे लाई करेगा, जो A एंड B को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो क्या होता है कि जो P एंड Q होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर द पेयर ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। P एंड Q जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर द पेयर ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के ऊपर क्वेश्चन जैसे किस टाइप का होता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट के ऊपर तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आया कि P और Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट कब कहलाएंगे? जब जिस रेशियो में P A और B को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसी रेशियो में Q भी A और B को डिवाइड कर रहा हो एक्सटर्नली। समझे? अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, A है 1,3, सर B तो है, ये तो हम मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं ना कि एक mn ले ले और एक m और -n ले ले तो हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ, ये A है, ये B है, और P जो है वो है 3,5। P क्या है? 3,5। देन फाइंड हार्मोनिक conjugate of P with respect to AB. Then find the harmonic conjugate of P with respect to AB. चलो, वो ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, स्टार्टिंग का हाँ क्या बोल रहे हो? स्टार्टिंग का लिखना है सर। स्टार्टिंग का लिखना है, कौन सा? ये नहीं सिर्फ वो पार्शियल डिफरेंशिएशन।
चलो सबके एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए अब? कि स्टेट वालों के एग्जाम्स खत्म हो गए कि बाकी अभी? जो स्टेट इंटीग्रेटेड वाले हैं, कौन कौन है स्टेट इंटीग्रेटेड वाला? हेलो, हुआ? चलो ठीक है। वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके हमें मिलेगा क्या? पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से ये जो चीज है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, तो इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे जो x कॉमा वाई आएगा उसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। तो मतलब वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए वैसा। हाँ, तो बस एक टेक्निक याद रखनी है तुमको कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। ओके, ये क्वेश्चन हुआ बच्चों? पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को पॉइंट P जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम लोग ने मान लिया कि वो जो रेशियो है वो λ/1 है और ये 3,5 है, तो मैं क्या लिखता? 3 = 10 λ + 1 होल अपॉन λ+1, सेक्शन फॉर्मूला लगा के। समझ में आ रही बात? तो 3 λ + 3 = 10 λ + 1, मतलब 7 λ = 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2/7। लैम्डा इज 2/7। तो अब मेरे को अगर क्यू निकालना है, तो -2/7 कर देंगे। हाँ बस, तो ऐसे लिख लेंगे 1/3 10/12। अच्छा, वैसे तो क्यू उधर एक्सटर्नली आएगा, लेकिन मान लेते हैं वो कि हम लोग का कुछ गलत ना हो जाए। -2/7 = 1। एक्सटर्नल डिवीजन में यही करते थे। तो जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -20/7 + 1 होल अपॉन दिस प्लस दिस विल बी 5/7। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या आ जाएगा? -24/7 + 3 होल अपॉन 5/7। सर तो वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना? हाँ, एक्सटर्नल, इसीलिए माइनस लिख दिया ना, माइनस लिख दिया और बस दिखा दिया कि इंटरनल दिख रहा है। हाँ एक्चुअल में ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट ही आता है, ठीक है? हाँ सर। तो कितना आ रहा है देखो जरा, -13/5 आ जाएगा इधर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू जो है वो -3/5 आ जाएगा। और देखो तुमको समझ में भी आ रहा होगा
कि -13/5 -3/5 वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। 1,3 और 10,12 है, तो पॉइंट क्यू यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा एक्चुअल में। तो जो क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा वो बाहर ही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पी। दिस इज व्हाट? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पी। सो आई होप अब तुम लोग को सब कुछ क्लियर है। सर आप इसमें ऊपर से थियरी स्टार्ट होता है। कुछ लिखना है? तो क्वेश्चन हो गया वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का थियरी वाला पार्ट। अच्छा, ये लिख लिया? हाँ ओके, तो अब हम लोग सर्कल से स्टार्ट करते हैं। तुम लोग के प्रैक्टिस के लिए मैं जो है, अच्छा, रोटेशन ऑफ एक्सिस, हाँ, रोटेशन ऑफ एक्सिस एक फॉर्मूला है, बस उसको मैं लिखवा देता हूँ। उसके लिए रुको 1 मिनट, पहले थोड़ा सर्कल से स्टार्ट कर लें। अब सर्कल क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन इज इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट such that its distance from a fixed point always remains what? Constant. ठीक है, इतना तो पता ही है। लोकस, it is the locus of a point such that its distance from a fixed point always remains constant. अच्छा, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। न्यू नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब न्यू पेज से लिखने की जरूरत है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, सो मतलब क्या हो रहा होगा, जैसे मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट दे दिया, कोई हम लोग को फिक्स पॉइंट दे दिया, कौन सा? मान लो x0, y0, और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है मान लो वो क्या है, से r0 है। तो ये से फिक्स पॉइंट x0, y0 है, और इससे फिक्स डिस्टेंस r0 पे ऐसे कितने पॉइंट्स होते, पहले ये बताओ। इस फिक्स पॉइंट से इस फिक्स डिस्टेंस r0 पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे होते हैं, तो तुम लोग को पता ही है।
तो जैसे मान लो इस पॉइंट, जिस पॉइंट का हम लोग को लोकस फाइंड करना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एच कॉमा के से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पीसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, आर नॉट, पीसी इज इक्वल टू आर नॉट। अच्छा, पीसी को डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट। इट मीन्स, अब स्क्वायरिंग अगर कर दो, एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। फिर जैसे लोकस में हम लोग फिर क्या करते थे, एच को एक्स से रिप्लेस कर देते थे और के को वाई से। इसका मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर। ये हमारा अल्टीमेटली अब क्या बन गया, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इट इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो सर्कल का अगर सेंटर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, क्या हुआ इसमें, स्ट्रेट लाइन कैसे, नहीं सर, मुझे ये बोलना था स्ट्रेट लाइंस जैसे कोई बेसिक टर्म्स नहीं है क्या इसमें, ऐसा? हाँ होते हैं यहाँ पे। मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग हमेशा किस चीज का सर्च करते हैं, अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होता था तो हम लोग कौन दो चीजों के बारे में हमेशा कोशिश करते थे, स्लोप और पॉइंट। स्लोप और पॉइंट। तो वैसे ही अगर मेरे को सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग कौन से दो चीजों के बारे में सर्च करेंगे, रेडियस और सेंटर। सेंटर और रेडियस। सेंटर एंड रेडियस। मतलब मेरा एम हमेशा से यही रहेगा कि मैं कैसे ना कैसे करके सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस फाइंड कर लूं। अगर ये मेरे को पता चल गया मतलब सर्कल का इक्वेशन डन है हमारा। ठीक है, सो सर्कल के लिए आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, कि सर्कल का सेंटर एंड सर्कल का रेडियस फाइंड करने के बारे में। ठीक है, एक बार लिख लो, मतलब एक बार फिर से शुरू से मैं सॉल्व अप करता हूँ। ठीक है, सबने लिख लिया, जो भी जिनका जो भी छूटा हो। अच्छा, जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे मान लो कि से हम लोग किसी सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे मान लो ये सर्कल है। ठीक है, जैसे मान लो सर्कल का सेंटर 2,1 है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो जैसे मान लो 3s है। तो मैं सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखता, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस बात से अग्री करोगे। तो ये x और y में एक इक्वेशन आ गया, तो ये जो इक्वेशन है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, अगर हम लोग से पूछा जाए कि ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल के ऊपर, सर्कल के सरकमफरेंस पे जो पॉइंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करेगा, कि सर्कल के सरकमफरेंस और उसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं उन सबको सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल किस चीज का इक्वेशन है,
सरकमफरेंस का इक्वेशन है सर्कल के, या पूरे सर्कुलर रीजन का? सर्कुलर रीजन का, ये सरकमफरेंस का इक्वेशन है। तो कभी भी हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ऐसे टाइप का इक्वेशन है, तो ये किसके बारे में बताता है? सरकमफेरेंस के बारे में बताता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का इक्वेशन बताता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सर्कल का इक्वेशन जो है वो पूरे सर्कुलर रीजन का इक्वेशन बताएगा क्या? नहीं, सर्कुलर रीजन का एक्सप्रेशन नहीं बताएगा, ये केवल इसके ऊपर जो सरकमफेरेंस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं बस उनको बताता है। ठीक है, अंडरस्टूड? बोलो बच्चों, कितना क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब हम लोग मतलब जैसे याद है, जैसे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए थे तो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी हम लोगों ने, ट्राइंगल वगैरह ये सब की, जो 9-10 से रिलेटेड थी। तो वैसे ही 9-10 से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो हमारे चैप्टर में बहुत काम आएगी, क्योंकि देखो ट्राइंगल और सर्कल की प्रॉपर्टीज जो है उससे मतलब वो नॉर्मल ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है, तो उससे क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो उनकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो उसको मेनली क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही करना रहता है उन सब क्वेश्चंस को। तो पहली प्रॉपर्टी है, अच्छा ये सब प्रॉपर्टी तुम सबको पता है, बस लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम सेंटर on the chord of the circle bisects the chord। पता है कि जैसे मान लो कोई सर्कल है अपना, तो ये सर्कल है और ये कोई कॉर्ड है ए बी, ये कोई कॉर्ड है ए बी। अब ये सेंटर है, जैसे मान लो सी, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा वो कॉर्ड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी थी। तो ये जो भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं दोज आर रिलेटेड टू जो हम लोग ने 10th वगैरह में सर्कल्स चीजें पढ़ी है। chords which are equidistant from center are of equal length, are of equal length। तो ये क्या बोला गया है? ये कुछ ऐसा बोला गया है, जैसे मान लो दो कॉर्ड है, ये सेंटर है, एक कॉर्ड ए बी है और दूसरा कॉर्ड से ई एफ है, दूसरा कॉर्ड क्या है? ई एफ है। अब सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं दोनों कॉर्ड पे, और दोनों का अगर परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल हो, अगर परपेंडिकुलर लेंथ दोनों का इक्वल हो, तब ए बी और ई एफ भी इक्वल होंगे, कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कर सकते हैं अपने? कैन वी प्रूव दिस? सर कॉन्ग्रुएंसी से हाँ, कॉन्ग्रुएंसी यूज करके या पाइथागोरस थ्योरम यूज करके।
जैसे ऐसे देख लो, अ, 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 जैसे इस ट्राइंगल में रेडियस तो आ रही है, इस ट्राइंगल में एडी में क्या लिखता, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ईजी में क्या लिखता, जो ये वाला ट्राइंगल है वो भी रूट पाइथागोरस से रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर एडी और ईजी इक्वल है तो मतलब 2AD और 2EG भी इक्वल होंगे। मतलब क्या हो गया उससे कि AB इज इक्वल टू EF हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी तुम लोग को यू ऑल नो वेरी वेल। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, chords chord closer to the center are of larger length as compared to chords away from the center। ठीक है, as compared to chords away from the center। तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, ये भी हमारी 9-10 की प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो जैसे ये सेंटर है, एक कॉर्ड जो है वो सेंटर के काफी करीब है। ये कॉर्ड का लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और एक कॉर्ड जो है वो से सेंटर से दूर है, तो जैसे मान लो ये P1 है, ये P2 है, ये AB है, ये RSS है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि P1 जो है वो P2 से छोटा है और AB जो है वो RS से बड़ा हो जाएगा। मतलब जो कॉर्ड जितना दूर है वो उतना छोटा, जो कॉर्ड जितना पास है वो उतना बड़ा सेंटर से। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सा होगा, डायमीटर। डायमीटर। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। diameter is the largest chord of the circle। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है कि ये भी पता है तुमको, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज, बताओ क्या होता है, ट्वाइस the angle subtended at the arc. सबटेंडेड एट द सर्कम्फरेंस। circumference। सर्कम्फरेंस, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कम्फरेंस। तो डायग्रामेटिकली अगर इसको देखा जाए, जैसे मान लो ये कॉर्ड AB है, ये सेंटर C है और यहाँ पे से कोई पॉइंट D है। तो AD जो है अगर कोई एंगल बना रहा है थीटा सर्कम्फरेंस पे, तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर जैसे मान लो इस AB को मैं इधर ज्वाइन कर दूं, इधर इस पॉइंट से, तो देखो ये वाला एंगल कितना होता,
360 माइनस 2 थीटा होता। तो इसी का जो आधा है वो यहाँ पे होता, तो वो यहाँ पे क्या होता हमारा, बताओ बच्चों? पाई माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, और होना भी चाहिए था। तुम लोग को अगर याद हो तो ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो सर्कल में 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई बात समझ में? तो ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of cyclic quadrilateral is what? 180 degree. Sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree. अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सब पॉइंट्स जो है, मतलब ये सब पॉइंट्स डिराइव जो हुए हैं वो वही सब प्रॉपर्टी से डिराइव हुए जो अभी हम लोग पढ़े हैं, बस थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहे हैं हम लोग, मतलब उसकी खोजबीन कर रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो यहां से यहां तक इसको मैं क्या कहता, इसको मैं कहता कि ये माइनर आर्क है। कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क जो है वो सरकमफरेंस पे, मतलब माइनर आर्क, और जो रिमेनिंग वाला पोर्शन होता है वो क्या होता, मेजर आर्क। रिमेनिंग वाला पोर्शन क्या होता, मेजर आर्क। तो ये जो माइनर आर्क है वो मेजर आर्क पे, माइनर आर्क के एंड पॉइंट मेजर आर्क पे जो एंगल बनाते हैं ना, वो एक एक्यूट एंगल बनाते हैं। वो लोग कैसा एंगल बनाते हैं? एक्यूट एंगल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं, वी कैन जस्टिफाई दिस आल्सो, क्योंकि देखो ये जो सी है, क्या ये एंगल वन, अगर माइनर आर्क है तो क्या ये एंगल 180 से बड़ा हो सकता है क्या? एंगल ए सी भी 180 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर। नहीं, मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन 180 डिग्री, दिस एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो इसी का तो आधा ये है ना, तो दिस एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तभी तो जाके इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री बनेगा ना। समझ में आई बात? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको अगर मेरे को इंग्लिश में लिखना है तो आई विल राइट माइनर आर्क सबटेंड्स acute angle at circumference, और मेजर आर्क के लिए क्या लिख सकते हैं कि मेजर आर्क जो है सबटेंड्स क्या, obtuse angle at the circumference, subtends obtuse angle at circumference। सर सर्कम्फरेंस का मतलब सिर्फ माइनर। हाँ, सर्कमफेरेंस का मतलब कि जैसे मान लो मैं माइनर आर्क की अगर बात कर रहा हूँ कि माइनर आर्क सबटेंड जो कर रहा है सर्कमफेरेंस माइनर आर्क मेजर आर्क पे करेगा और मेजर आर्क माइनर आर्क। हाँ हाँ हाँ, माइनर आर्क मेजर आर्क पे और मेजर आर्क माइनर आर्क पे, सही बोला, ठीक है। सबको समझ में आया?
बोलो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है? Now we will move to next property, say sixth property. Sixth property है कि sixth property क्या है? Sixth property ये है जो तुमको पता है और जो तुम लोग बहुत बार यूज भी कर चुके हो। जैसे ये A है, ये B है कोई, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है। इसको हम लोग क्या कहते थे, इस प्रॉपर्टी को? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, और जैसे मान लो ये ए बी है, तो वो एक एंगल यहाँ पे बनाया और दूसरा एंगल यहाँ पे बनाया, तो इसका क्या प्रॉपर्टी था? इस मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता था। तो ये प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं कि एंगल्स इन alternate segments are supplementary, are supplementary। ठीक है, फिफ्थ वाला लिखना है पॉइंट। फिफ्थ वाला देखो, ये पॉइंट है। लिख लिया उत्कर्ष फिफ्थ वाला? चलो, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग अब। ओके, अब देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, जो अभी जो हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये से मान लो दो पॉइंट्स हैं, ए का कोऑर्डिनेट 2,6 है और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 8,-2। देन फाइंड फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि P इज अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट है। देन फाइंड एरिया ऑफ रीजन in which P lies such that angle APB is greater than equal to pi/3, such that angle APB is greater than equal to what, pi/3।
देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें हम लोग को ज्योमेट्रिकली समझना होगा कि आखिर ऐसा रीजन हो कौन सा रहा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग। जैसे मान लो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले जैसे पाई बाय 3 कब बन रहा होता, जब मान लो जैसे ए बी जो है वो कॉर्ड हो रहा होता, ए बी एक कॉर्ड हो रहा होता किसी सर्कल का, और उसके सरकमफरेंस पे पाई बाय 3 बना रहा होता एंगल ए पी बी। ठीक है, उसके सरकमफरेंस पे क्या बना रहा होता, पाई बाय 3। ठीक है, अच्छा सेंटर कहीं यहाँ पे होता। अच्छा हम लोग को क्या बोला गया है कि एंगल ए पी बी को पाई बाय 3 से बड़ा होना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, जैसे मान लो अगर मैं पी को यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता, यहाँ पे कोई अंदर पॉइंट ले लेता और इसको मैं ज्वाइन करता, तो ये वाला एंगल क्या होता, बड़ा होता था, पाई बाय 3 से बड़ा होता कि छोटा होता? बड़ा होता। बड़ा बड़ा। अग्री करोगे? मतलब P क्या यहाँ पे लाइक कर सकता है? हाँ। क्या यहाँ पे लाइक कर सकता है? यस। हाँ सर। यहाँ पे भी लाइक कर सकता है, यहाँ पे लाइक कर सकता है। सर बेसिकली सर्कल के अंदर कहीं पे भी हाँ like सर कभी भी लाइक हाँ, अब देखो सर्कल के अंदर कहीं भी लाइक कर सकता है। वेरी गुड। चल, अगर सर्कल के अंदर कहीं भी लाइक कर सकता है वो P, तो सर बट हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि पी सरकमफरेंस पे है, तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। हम लोग ने क्या बोला कि पहले जैसे मान लो एग्जैक्ट पाई बाय 3 के लिए कौन सा सर्कल बनता वो देखते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया कि P इज अ वेरिएबल पॉइंट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच P लाइज such that angle APB is greater than pi by 3। अच्छा ऐसा एक ही सर्कल बनता कि ऐसे और भी सर्कल्स बनते? सर 3 पॉइंट है तो एक ही सर्कल का। अच्छा ऐसा जैसे मैंने ऐसा सर्कल एक ऊपर वाला बनाया, क्या मैं एक ऐसा सर्कल नीचे वाला बना सकता हूँ क्या? ऐसे टाइप का? यहाँ पे हाँ सर। पाई बाय 3 बन रहा हो, बोलो भाई, ऐसा बना सकते अपन? प्लीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, मतलब हाँ या ना, जो भी तुमको नहीं सर समझ में मतलब आया P तो। वेरिएबल पॉइंट है ना, तो फिर हम इनफिनिट सर्कल बना सकते हैं, फिर 2 ही पॉइंट फिक्स्ड है, तो 2 पॉइंट फिक्स के थ्रू तो इनफिनिट सर्कल जाए। नहीं, मतलब सर्कल तो ठीक है ये बना, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जैक्टली पाई बाय 3 बना, तो अगर मैं P को इधर 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 ले लूं तो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। यस, बोलो। हाँ सर। तो मतलब एक ये भी लोकस हो सकता है और एक ये भी लोकस हो सकता है, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं मतलब एक सिंगल डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं अगर, तो सिंगल डायग्राम में कुछ ऐसा बनेगा। देखो जरा, जैसे ए बी है, ये, और इसी का मिरर इमेज टाइप का कुछ ये, जैसे 8 बनता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो इस रीजन में ये पूरा 8 के अंदर, इस रीजन में कहीं भी तुम P को लाइक करा दो, हर जगह चलेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है।
बोलो, सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि हम लोग रीजन वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये वाला रीजन होना चाहिए? हाँ सर। बोलो भाई स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट, सब लोग कमेंट करो कि इस बात पे कॉन्फिडेंट हो कि ये वाला रीजन होना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ कि ये जो ए बी है वो इंडिविजुअल सर्कल्स का डायमीटर है क्या, कि उसका कॉर्ड टाइप का है? कॉर्ड है। कॉर्ड है। कॉर्ड है, इंडिविजुअल सर्कल्स का डायमीटर तो नहीं है। तो अच्छा ये दोनों जो एक तरीके से इनके एरियाज इक्वल होंगे, तो अगर मैं एक का भी एरिया निकाल लूंगा तो हो जाएगा काम, उसको डबल कर दूंगा तो। चलो, तो अब देखो, अब ज्योमेट्री यूज करनी है हम लोग को। जिसे मान लो ये इसका सेंटर हो गया, तो ये यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होता? अगर उधर 60 था तो इधर कितना? 120। 120 डिग्री बन रहा होता। अच्छा ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है? 2,6 एंड 8,-2। ए का कोऑर्डिनेट 2,6 और बी का कोऑर्डिनेट 8,-2। तो जो ए बी का लेंथ आता वो डिस्टेंस फॉर्मूले से 10 यूनिट्स आ जाता। हाँ सर। मतलब ये कौन सी चीज हो गई? ये 10 यूनिट्स हो गई ए बी। अच्छा अब मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया होता यहाँ से यहाँ पे, फिर 5 और 5 हो जाता, तो 5 और 5 हो जाता। गुड। और ऊपर वाला 60 हो जाता है। और ये रेडियस आर है और ये एंगल कितना हो जाता हमारा? 60 डिग्री। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो क्या हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं क्या साइन 60 लगा के? हाँ सर। साइन 60 डिग्री विल बी 5/r, मतलब √3/2। तो बताओ बच्चों, आर की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 10/√3। द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 10/√3। अच्छा अगर ये 120 डिग्री है तो इतना कितना हो रहा होगा? 240। 240 डिग्री। तो जो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट की एरिया की बात कर रहे हैं? ये वाले, इसके अंदर जो एनक्लोज्ड एरिया है, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता? πr² इंटू θ/360। 240 डिग्री है तो 240/360। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसे मान लो ये 5 है तो ये निकाल लो, CD जो है वो कितना आ जाएगा? 1060 से 1060 डिग्री इज इक्वल टू 5/CD। CD जो है वो 5/√3 आ गया तुम्हारा। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5/√3। समझ में आया? हाँ तो सर। ये तो जैसे मान लो A0 आ गया, जो भी आना होगा वो कर लोगे तुम। अब तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या होगा? 2 times A। 2 times A0। रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 times A0। ठीक है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर तुम देखो तो हम लोग ने 11th का कोई भी सर्कल का कुछ यूज नहीं किया। ये एक तरीके से 10th के सर्कल का ही कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मतलब जैसे जो टफ क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग जिसमें एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला आप बता सकते हैं? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है ना, जैसे मान लो कि कोई सेक्टर है जो बीच में थीटा एंगल बन रहा है, इसके बीच में
और इसका रेडियस r है, तो इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, पूरे सर्कल में क्या हो जाता था कि थीटा की वैल्यू पूरी 360 डिग्री हो जाती थी, 360 और 360 कैंसिल हो जाता था, तो पाई r स्क्वायर बन जाता था सर्कल का एरिया। तो ये जो क्वेश्चन था, समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन था वो कैसे टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस सम प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से रिलेटेड, जो 9/10 की प्रॉपर्टी होती थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग ने कहीं भी क्या नहीं किया, 11-12 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ यूज नहीं किया। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी 6। अब 7th वाली प्रॉपर्टी है, 7th वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अच्छा, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं। जैसे मान लो P जो है कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर, अब P के थ्रू मैं कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ, बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे मान लो ये जो है AB पे इंटरसेक्ट किया, ये जो है CD पे इंटरसेक्ट किया, ये जो है EF पे इंटरसेक्ट किया, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि PA इंटू PB, PA इंटू PB दिस इज इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू PE इंटू PF एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी है, समझ में आ गया? और ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है बाहर वाले पॉइंट के लिए, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी। इन सब प्रॉपर्टीज का प्रूफ अभी हम लोग आगे करेंगे कि ऐसा क्यों है, अभी तो फिलहाल बस प्रॉपर्टी देख लिया कि ये प्रॉपर्टी है। जैसे बाहर कोई पॉइंट P है, तो जैसे मान लो P से यहाँ पे आए, A और B पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे गए C और D पे इंटरसेक्ट किया, और देखो ये जो है टेंजेंट वाली लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट वाली लाइन है। तो ये प्रॉपर्टी फिर से क्या कहती है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू, अब टेंजेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PT स्क्वायर। PT स्क्वायर, PT इंटू PT मतलब PT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये जो PT है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। यहाँ पे जो PT है उसको व्हाट वी विल से, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? अच्छा, एक प्रॉपर्टी, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेंजेंट रिलेटेड कितनी हुई, 7 प्रॉपर्टी हुई। 8th प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या है कि जैसे मान लो सर्कल है, अगर कोई पॉइंट P सर्कल के अंदर है तो उस पॉइंट P से पास करते हुए कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, मतलब ऐसा कोई टेंजेंट नहीं हो सकता सर्कल को
जो पॉइंट पी से पास करे और सर्कल को टच कर जाए। अगर पॉइंट पी सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, उस पॉइंट पी से पास करते हुए एक टेंजेंट पॉसिबल होता। एंड अगर कोई पॉइंट पी सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से पास करते हुए दो टेंजेंट्स होते हैं। और दोनों टेंजेंट्स जो होते हैं उनकी Equal लेंथ होंगे। आपस में इक्वल होती है। PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, ये भी पढ़ा है तुम लोगों ने, कब पढ़ा? 9th-10th में। ठीक है, ये 8th पॉइंट हो गया। अब 9th पॉइंट जो है वो क्या है कि टेंथ की सारी प्रॉपर्टीज, हाँ बस मैंने वही रिवाइज करा दी है, अब इसके अलावा और कुछ रिवाइज नहीं करनी है। क्या वो सर्कल ऐड करने के बाद सेंटर के साथ एंगल कैसे आया? उत्कर्ष क्या पूछ रहे हो? सर्कल ऐड करने के बाद सेंटर के साथ एंगल। समझ गए? अच्छा, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है? नाइन्थ प्रॉपर्टी है कि इफ P is a point inside circle, then through P we can draw infinite number of chords. Through P we can draw infinite number of chords, out of which डायामीटर, सब कॉर्ड की लेंथ अलग अलग होगी, तो उसमें जो डायामीटर वाला कॉर्ड होगा विल बी द लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, और एक सबसे छोटा कॉर्ड भी होगा। एंड द कॉर्ड which is bisected at P will be the smallest chord। ठीक है, तो जो डायमीटर वाला पॉइंट है वो तो सबको समझ में आ ही गया होगा, वो तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था। दूसरा क्या है कि तो ये सर्कल है अपना। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो ऐसे तुम सोचो तो P से हम लोग कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते थे? बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते थे, इनफाइनाइट। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता वो कौन सा कॉर्ड होता? जिसमें P और C को मैं ज्वाइन कर दूं, और वो ये जो है ये लार्जेस्ट कॉर्ड होता है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो भी कह दो। और वो अल्टीमेटली क्या होता है? डायामीटर। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट कॉर्ड होता वो क्या होता? देखो जरा, जैसे एक कॉर्ड ऐसा होता जो P पे बाइसेक्ट हो जा रहा होता, एक कॉर्ड ऐसा होता जो P पे बाइसेक्ट हो जा रहा होता, तो वो वाला जो कॉर्ड होता वही हमारा स्मॉलेस्ट कॉर्ड होता, वही हमारा स्मॉलेस्ट कॉर्ड होता। ठीक है, ये समझ में आया? तो अब जैसे एक क्वेश्चन है
सेंटर जो है वो से किसी सर्कल का 2,3 है, रेडियस जो है वो से 13 है, और पॉइंट P जो है वो 5,7 है। देन फाइंड लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल chord through P. Then find the length of smallest possible chord through P. हाँ, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। सर्कल की प्रॉपर्टी होती थी ना कि अगर सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो वाली जो लाइन होती है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। सीए में रिसेंट चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज होगा क्या? एज सच कुछ वो डिसाइड नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज होगा ही रिसेंट चैप्टर्स का, लेकिन ऐसा नहीं कि वन साइडेड पेपर हो जाएगा। पुराने चैप्टर्स भी होंगे, रिसेंट चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। चलो इसका आंसर करो बेटा सब लोग। यस सत्यम, गुड। चलो बच्चों करो, आंसर क्या आया? यस, स्मॉलेस्ट कॉर्ड इज 24। तो जैसे मान लो से ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है अपना 2,3 और ये पॉइंट P है 5,7। तो जब मैं स्मॉलेस्ट कॉर्ड कौन सा होता? वो वाला कॉर्ड होता जो 5,7 पे बाइसेक्ट हो जा रहा होता। तो ये जो लाइन होती थी ये इसके परपेंडिकुलर होती थी। तो अब देखो ये डिस्टेंस कितना आता? डिस्टेंस फॉर्मूले से √5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाता है ये। अच्छा, रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाली लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से क्या जाती? 12 आ जाती ये वाली लेंथ। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता? 12 into 2 लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड, 12 into 2 24। अच्छा, अगर हम लोग से पूछता कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड थ्रू P, तो कितना हो जाता? What will be the length of longest chord through P? 26. It will be what? 26. The diameter. Length of longest chord जो होता
अच्छा जैसे मान लो कि मेरे को क्या करना होता कि मेरे को एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करना होता, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करना होता जिसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, सेंटर रेडियस पी। तो मैं क्या फ्रेम कर सकता था? कुछ सोचो जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। हाँ सत्य, मतलब रेंज ऑफ कॉर्ड ऑफ पी, लेंथ, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू पी। मतलब मैं ऐसे लिखता, जैसे मान लो कि सेकंड पार्ट लिखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड थ्रू पी। और से मैं चार ऑप्शन दे देता, 23, 24, 25, 26। ठीक है, 23, 24, 25, 26। तो क्या होता है बताओ? क्या क्या आंसर होता? यस, बी सी डी। देखो स्मॉलेस्ट कॉर्ड 24 है और लार्जेस्ट कॉर्ड 26 है, मतलब 24 से लेकर 26 तक कॉर्ड का लेंथ वेरी कर सकता है। तो 23 तो उसके बाहर है, तो 24, 25, 26। नो सोनल, नॉट ऑल करेक्ट। 23 नहीं होगा ना? चलो okay, so now let's come to equation of circle. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग ने जो देखा उसमें क्या देखा कि x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। तो इसको अगर तुम एक्सपैंड करो, इफ यू एक्सपैंड दिस, तो ये क्या बनता? एक्स स्क्वायर बनता, वाई स्क्वायर बनता, -2 एक्स नॉट इंटू एक्स बनता, -2 वाई नॉट इंटू वाई बनता, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लोग इक्वल है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लोग इक्वल है, और एक्स इंटू वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 0 है, क्योंकि एक्स इंटू वाई का तो कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। समझे? सो अब जैसे मान लो कोई अगर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, say if I have a general 2 degree equation,
जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बाय द वे क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो ये अब सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्कल तब रिप्रेजेंट करेगा जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हो और एक्स वाई का टर्म कोई मौजूद ना हो, मतलब h इज इक्वल टू 0। So coefficient of x square and y square are equal and h is equal to 0। अब होता क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो कैसे लिखा जाता है? उसमें जो है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दिया जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। थोड़ा ऊपर का हाँ, क्या वो थोड़ा ऊपर का दिखाओ। ऊपर करूं? ये देखो, देख लिया? अब देखो, जैसे सर्कल के इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालने की टेक्निक क्या होती है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक होती है। क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक होती है। ठीक है, पार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है। सर्कल में क्या होता है कि ए और बी इक्वल होते हैं, एच 0 होता है और डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा था कि हाँ, जैसे सर्कल का इक्वेशन दिया है तो उससे सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर की टेक्निक यूज होती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर और 2gx है, इन दोनों को मैं कैसे लिखता? एक्स प्लस इसका आधा कर देता, g का होल स्क्वायर, फिर इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करते थे, इन दोनों को यूज करते, y प्लस f का होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या बन जाता हमारा? x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, यही जो है एक तरीके से आर स्क्वायर की तरह ट्रीट हो रहा होगा। तो ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या जो मैंने सर्कल का सेंटर और रेडियस वाला फॉर्म लिखा था? तो यहाँ से हम लोग सेंटर कैसे लिखेंगे? सेंटर जो है, सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं? इंडिविजुअली को 0 कर दो। तो जैसे x की वैल्यू -g और y की वैल्यू -f। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है रूट ऑफ, इसका रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद कर लिया
कि अगर जैसे मान लो ये सर्कल है हमारा, तो उसका सेंटर जो है -g, -f है, और रेडियस जो है वो क्या है, √g² + f² - t। अच्छा, इस रिजल्ट को यूज करने से पहले, जैसे -g, -f लिखने से पहले मेक श्योर की, क्या मेक श्योर करना है बताओ, दैट कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y² आर 1। मेक श्योर की कोफिशिएंट ऑफ x² और y² क्या है, 1 होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो तुम सर्कल का सेंटर और रेडियस जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो, और सेंटर और रेडियस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, -g, -f एंड रेडियस इज √g² + f² - t। ठीक है, अब तुम लोग का होमवर्क क्या है, तुम लोग का होमवर्क ये है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड प्लॉट देम इन xy plane एंड प्लॉट देम इन xy plane। तो जैसे पहला है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दूसरा है x + 4 का होल स्क्वायर। सेंटर ढूंढने के लिए हमने -g और -f क्यों डाला? क्या हुआ? सर ऊपर में हमने सेंटर ढूंढने के लिए -g और -f क्यों डाला? क्योंकि देखो सेंटर कैसा होता था, x - x0 जब हम लोग लिखते थे, मतलब माइनस के सामने जो लिखा रहता था वही सेंटर होता था। तो यहाँ पे x + g है, तो तुम ऐसे सोचो कि x -(-g) लिखा होगा, तभी वो x + g बनता। ये जो है वो सेंटर की तरह एक्ट करता। या बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको 0 0 कर दो, तो उससे जो x और y की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी सेंटर आ जाएगी। थर्ड है 2x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फोर्थ है x² + y² + 6x - 4y - 3 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ है x² + y² - 2x + 6y - 10 इज इक्वल टू 0। और सिक्स्थ है x² + y² - 4x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनको जो है सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों मेथड से करना है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से भी करना है एंड वो फॉर्मूला बेसिस पे, जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे भी करना है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है, वो लोग 2g और 2f की तरह एक्ट करते हैं। कब? जब x² और y² का कोफिशिएंट 1 हो तब। तो ये फॉर्मूला बेसिस पे, मतलब क्या फॉर्मूला बेसिस पे आएगा? फॉर्मूला क्या कह रहे हो? तो मतलब एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर हुआ, दूसरा हम लोग कौन सा यूज करें? ये फॉर्मूला। तो वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही हो गया ना?
हाँ मतलब हम लोग जैसे इक्वेशन देख के तुरंत सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। ठीक है, और इनको प्लॉट भी करना है एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करने का क्या मतलब है कि ये लोग वाई एक्सिस को कट करेंगे कि नहीं करेंगे, किस पॉइंट पे कट करेंगे, क्या करेंगे, वैसा। ठीक है, इतना छोटा सा होमवर्क है, इतना लेट्स होप कि कर लो तुम लोग। ओके, और शाम को जो है एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं अपने स्ट्रेट लाइंस का। बोलो। हाँ, प्रैक्टिस सेशन। रात में तुम लोग का कोई क्लास वगैरह है क्या? नहीं है सर। नहीं है? ओके, तो तो शेड्यूल में तो डाउट लेक्चर है डाउट लेक्चर है क्या? कितने बजे से? 8:30 to 9:30 8:30 to 9:30। तो मैथ्स का ही वो दूसरे सर का होगा, मेरा तो टाइम टेबल में। चलो 6 से 7, 6 से 7, 7:30 बजे तक कर लेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो गुड बाय।